Hello friends, welcome to EduACS, your education mentor. Friends, in this session we will discuss about the NEET PG counseling activities. हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी रिसेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं इन द ईयर जो एकेडमिक ईयर है 2021 में, तो क्या रिसेंट एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं अभी तक। इम्पॉर्टेंट डेट्स आप लोग के सामने आ चुकी हैं काउंसलिंग की। आप लोग को पता होगा कि काफ़ी सीट इंक्रीमेंट्स भी हुई हैं, सीट इंक्रीज़ भी हुई हैं, नई सीट्स भी इंट्रोड्यूस हुई हैं, सीट कन्वर्जन भी हो गया है कि डिप्लोमा से सीट में डिग्री में हुई हैं। तो इसको लेके स्टूडेंट में काफ़ी एक्साइटमेंट है, लेकिन अभी तक इसको सही तरह से कंक्लूड नहीं किया गया है कि इसका इम्पैक्ट तो होगा, सभी को पता, लेकिन किस लेवल तक इसका इम्पैक्ट जाएगा, किस स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सकता है, किस स्टूडेंट को इसके बेनिफिट के बारे में नहीं देखना चाहिए, तो उसके बारे में देखेंगे। एंड अबाउट द DNB काउंसलिंग वी विल सी। सो ऑल द थिंग्स वी विल ट्राई टू कंक्लूड आउट इन दिस टुडे सेशन। तो शुरुआत करते हैं जो सबसे रिसेंट न्यूज़ है अबाउट द MCC काउंसलिंग, जिसको हम ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग भी बोलते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से काउंसलिंग होती है, जिसमें कोई भी स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसको MCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी होस्ट करेगी। तो MCC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in के ऊपर अपना डेट्स लगा दिए हैं काउंसलिंग के लिए। यू कैन सी कि हमारा जो मार्च का मंथ है, इस मार्च के मंथ में हमारा फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो जाएगी, मार्च के बाद अप्रैल में हमारे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हो जाएगी, और मई के मंथ में हमारी थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी। इस तरह से हमारे मंथ वाइज हमारी काउंसलिंग शेड्यूल्स आ चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं हमारा MCC की काउंसलिंग के लिए, ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग का। उसके बाद मूव ऑन करेंगे जो फर्दर एक्टिविटीज़ है, और लास्ट में डिस्कशन करेंगे इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है जो सीट्स का आ रहा है, इस हिसाब से स्टूडेंट को आगे बढ़ के चलना है। तो जनरली हम यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 12 मार्च से MCC मोस्ट प्रॉब्ली बाय मॉर्निंग 12 मार्च से आप लोग के वहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा समझते हैं ये जो MCC की जो काउंसलिंग हो रही है, सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग हो रही है, इस पे ऑल इंडिया कोटा के 50% के हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग होगी, जिसमें सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए ऑल इंडिया MCC के ऊपर, उसके ऊपर भी सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं विदाउट द बाउंडेशन ऑफ एनी डोमिसाइल। 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की आप भी काउंसलिंग होगी उसके अंदर, लाइक AMU एंड BHU, उसके ऊपर भी सभी बच्चे काउंसलिंग कर सकते हैं। DU दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी काउंसलिंग होगी, इसमें सिर्फ दिल्ली डोमिसाइल वाले बच्चे इसमें काउंसलिंग कर सकते हैं, रेस्ट बच्चों के लिए काउंसलिंग नहीं है। AFMC आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज की भी काउंसलिंग होगी MCC के ऊपर, उसके ऊपर भी सभी स्टूडेंट काउंसलिंग कर सकते हैं। ESIC इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी भी काउंसलिंग होगी, तो इस पर सिर्फ वही बच्चे काउंसलिंग कर सकते हैं ESIC के अंदर जो हमारे IP वार्ड्स हैं। IP वार्ड्स के अलावा दूसरे बच्चे काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी काउंसलिंग हमारी MCC पे होने वाली है। तो कैसे होते हैं, इसके रजिस्ट्रेशन क्या है, इसके हमारे जो हमको अमाउंट पे करना है, क्या हमको अमाउंट पे करना है, और किस हिसाब से हमको अपनी काउंसलिंग एक्टिविटी को लेकर चलना है, इसको थोड़ा सा फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं। फ्रेंड्स, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे 12th को, तो हमारा हमने देखा कि 12th जो हमारा फर्स्ट राउंड की जो डेट्स आई हैं, दैट इज़ 12 to 22, यानी कि 10 दिन की एक्टिविटी है हमारी फर्स्ट चीज़ की। तो सबसे पहले कि हमको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अपने नॉर्मल क्रेडेंशियल्स को वहाँ पर आपको डालना है, लाइक यू हैव टू मेंशन योर ईमेल ID एंड योर मोबाइल नंबर। उसके बाद यू कैन क्रिएट योर यूज़र ID एंड पासवर्ड ओवर देयर। ये यूज़र ID पासवर्ड आपको संभाल के रखना है, बार बार जितनी बार भी आप लॉगिन करोगे यूज़र ID पासवर्ड लगेगा। ये स्टेप नंबर फर्स्ट होता है। यूज़र ID पासवर्ड क्रिएट होने के बाद अपनी जनरल डिटेल्स, एकेडमिक रिकॉर्ड, नीट का स्कोर ये सब आप उसमें अपलोड कर देते हो। फिर आपको वहाँ पे काउंसलिंग टाइप को सेलेक्ट करना है कि आप कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू गो ओनली फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो उसके रजिस्ट्रेशन अलग रहता है, और आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों करना है तो उसका रजिस्ट्रेशन अलग रहता है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जो गवर्नमेंट के केस में जो आप काउंसलिंग करोगे, यानी कि स्पेशली यू विल डू द काउंसलिंग ऑफ ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करने के लिए 1000 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन चार्ज एंड 25,000 रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट, टोटल 26,000 प्लस टैक्सेस आप लोग को एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे पेमेंट करना रहता है। ये पेमेंट आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। अब सपोज कर लो आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ साथ हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी काउंसलिंग करें, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करते हो, तो उसके लिए 5,000 का रजिस्ट्रेशन होता है और 2 लाख रुपीज़ का हमारा सिक्योरिटी अमाउंट होता है। टोटल 2,05,000
5,000 प्लस टैक्सेस आपको वहाँ पे पे करने हैं। दिस अमाउंट इज ऑल्सो टू बी पेड बाय योर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और बाय द नेट बैंकिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों के पास आ जाता है कि डेबिट कार्ड में तो 2 लाख की लिमिट नहीं होती है, तो ये स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, इसको आपको खुद से रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपके पास लिमिट नहीं है तो आप लिमिट बढ़ा सकते हो, यू कैन अप्लाई फॉर अ क्रेडिट कार्ड, और द बेस्ट वे इज दैट कि आप अपनी नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करा सकते हो और नेट बैंकिंग के थ्रू आप इजीली पेमेंट कर सकते हो। बट दिस पेमेंट हैज़ टू बी मेड वाइल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओनली, ये पेमेंट आपको तभी करना है। अब सपोज कर लो हमने गवर्नमेंट का अगर हमने 2 लाख रुपीज़ वाला रजिस्ट्रेशन कराया, 2,05,000 वाला, तो उसके अंदर हमारे प्राइवेट गवर्नमेंट वाला ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि जब हम हायर अमाउंट वाला रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वो सबको लेके आ जाएगा। बट अगर हम सिर्फ 25+1 यानी 26,000 वाला रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो दैट इज़ लिमिटेड ओनली फॉर द लाइक गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब जब आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराओगे तो वहाँ पे ऑप्शंस लिख के आएंगे, उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा कि इन विच काउंसलिंग यू आर अप्लाइंग फॉर। AIQ उसमें आपने कर्सर लेके गया, सेलेक्ट कर लिया, टिक हो गया कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कर रहे हैं। डीम भी करना चाहते हो उसको वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अब DU के स्टूडेंट हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हो, DU को भी आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी काउंसलिंग करना चाहते हो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। यू वांट टू गो फॉर द आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज काउंसलिंग ऑल्सो, आप उसको भी कर सकते हो। तो ये सारी काउंसलिंग एक साथ होती है, काउंसलिंग अलग तरह नहीं होती, ये सारे कॉलेज एक्चुअली आपको एक ही लिस्ट में मिलेंगे, चॉइस में मिलेंगे। यू हैव टू सेलेक्ट द कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू योर चॉइस लिस्ट, जो आप अपनी प्रेफरेंस कॉलेज की प्रेफरेंस की जो लिस्ट बनाओगे, चॉइस फिलिंग जो करोगे, वहाँ पे इनमें से कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज कर लो आपने सिर्फ ऑल इंडिया कोटा सेलेक्ट किया और सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट नहीं किया, तो आपको सिर्फ ऑल इंडिया कोटा वाले कॉलेज दिखाए जाएंगे चॉइस फिलिंग के टाइम, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले जो कॉलेज हैं AMU और BHU वो उसके सामने नहीं आएंगे। इसलिए आपको काउंसलिंग टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करके चलना है। 3 महीने की एक्टिविटी है। गवर्नमेंट वाला जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होगी 50%, आप लोग को पहले से पता होगा कि सिर्फ 2 ही राउंड होंगे। मार्च में फर्स्ट राउंड हो जाएगा, अप्रैल में हमारा सेकंड राउंड हो जाएगा। राउंड नंबर 3 ऑल इंडिया कोटा में होता ही नहीं है, लेकिन फॉर द रिमेनिंग AFMC के लिए, सेंट्रल के लिए हमारा राउंड नंबर 3 भी चलेगा, और अगर ज़रूरत होती है, सीट रिमेनिंग होती है, तो 4th राउंड जिसको स्ट्रे वैकेंसी राउंड या इंस्टीट्यूशनल राउंड के नाम से भी जाना जाता है वो भी होगा। तो इस तरह से हमारा रजिस्ट्रेशन का पार्ट है। एक ही चॉइस फिलिंग के अंदर हमें 12 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, 22 तारीख तक करना है। सो इन द मील वाइल 16 से हमारी चॉइस फिलिंग भी एक्टिवेट हो जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन हमने यूज़र ID पासवर्ड बना लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, पेमेंट कर दिया, हमारा रजिस्ट्रेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया, नो मोर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद वी हैव टू वेट टिल 16, या अगर आप चाहे तो 16 को ही डायरेक्ट फॉर्म फिल करें तो आप डायरेक्ट 16 को भी फिल कर सकते हो। इफ़ यू आर बिजी इन योर वर्क, आप चाहते हो कि बार बार ये एक्टिविटी ना करना पड़े, तो आप डायरेक्ट 16 को, 17 को, 18 को भी लॉगिन करके उसी दिन रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो चॉइस फिलिंग हमारी 16 से स्टार्ट होकर 22 तक चलेगी। अब चॉइस फिलिंग ही सारी मेन पार्ट होता है हमारी काउंसलिंग एक्टिविटी का, हमको पता होना चाहिए, बिकॉज चॉइस फिलिंग सभी स्टूडेंट की एक दूसरे से डिफरेंट होने वाली है। कोई भी दूसरे की चॉइस फिलिंग कॉपी नहीं कर सकता, इसमें कोई नो चीटिंग अलाउड, बिकॉज आपकी रैंक डिफरेंट है, सभी स्टूडेंट के पास रैंक अलग है सब, और सभी रैंक के हिसाब से फिर सब्जेक्ट अलग है, और स्टूडेंट का टेस्ट अलग है कि किसको कौन से सब्जेक्ट में जाना है, किसको कौन से सब्जेक्ट में जाना है। तो फिर वहाँ पर आप अपनी चॉइस फिलिंग लगाओगे। 16 से लेकर 22 तक आप अपनी चॉइस फिलिंग लगा सकते हो। चॉइस फिलिंग में आपके एडिट के ऊपर मूव करने के, डाउन मूव करने के बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, बहुत बार आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई करने के बाद फाइनल जो 22 जो लास्ट डेट है, उस समय इवनिंग में आपकी चॉइस लॉकिंग हो जाती है, कि यानी उस टाइम आपके पास ऑप्शन आएगा, पहले वाइट होता है बाद में रेड हो जाता है, तो उस समय आप चॉइस लॉकिंग वाला ऑप्शन रेड हो जाएगा, तब आप जाके अपनी चॉइस लॉक कर दोगे। इन केस अगर आप चॉइस लॉक नहीं भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चॉइस ऑटो लॉक हो जाएगी लास्ट डेट। उसके बाद 22 को ये एक्टिविटी हो गई, 23 एंड 24 को रिजल्ट प्रोसेस होगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सारा इन्वॉल्वमेंट है, देयर इज़ नो HI ह्यूमन इंटेलिजेंस कोई भी नहीं है। तो एक ये प्रॉपर कोडिंग वाइज होता है, इसमें आपको समझना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट इसलिए बच्चों बोलते हैं कि सर जो कॉलेज मुझे मिलने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्या मैं उसको ऊपर लेके आ जाऊँ। थोड़ा सा इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं किस हिसाब से अलॉटमेंट होता है माय डियर फ्रेंड्स। टेक अ एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ने 20 चॉइसेस को फुल करके रखा 1 से लेकर 20 तक, तो सर्वर आता है, वो आके आपका ऊपर से चेक करना स्टार्ट करता है 1 to लेके 20 तक। लेकिन सपोज कर लो जो आपने फर्स्ट पे एक कॉलेज डाल के रखा है, वही कॉलेज आपकी रैंक पे अवेलेबल है, उस कॉलेज को ही आपको वो फर्स्ट नंबर से अलॉट कर देगा, उसके बाद वो सेकंड से लेके 20 तक देखेगा नहीं। ठीक है,
इन केस अगर 5 आपके पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 ऑप्शन आपने जो लिख के रखे थे वो आपकी रैंक पे अवेलेबल नहीं है तो वो 4 चले जाएंगे। फिफ्थ वाला अवेलेबल है तो फिफ्थ पे अलॉट कर देगा, नीचे तक जाके नहीं देखेगा। इसलिए जो सब्जेक्ट सबसे अच्छा हो या जो कॉलेज सबसे अच्छा हो उसको ऊपर रख के ही चलने में समझदारी है। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा आप महाराष्ट्र से एग्जाम बिलोंग करते हो या ऑल इंडिया की काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं, हमने सोचा कि ये कॉलेज में यार तो मिलना मुश्किल है, लेकिन उस कॉलेज में मिल सकता था, लेकिन ये कॉलेज नया है, चलो इसमें ट्राई कर लेते हैं, इसको ऊपर डाल लेते हैं, तो आपको नया वाला कॉलेज अलॉट हो जाएगा और नीचे वाला कॉलेज नीचे ही रह जाएगा। इसलिए जो अच्छा कॉलेज है चॉइस फिलिंग में उसको ऊपर लेके आओ। आप लोग को पता होगा माय डियर फ्रेंड कि जिनको स्टूडेंट जो हाई रैंकर्स है जिनको अपनी कैटेगरी चेंज करनी है फ्रॉम नॉर्मल कोटा टू एनआरआई कोटा, एमसीसी ने इसकी भी नोटिस निकाल दी थी फेब के लास्ट में ही। टुमारो इज़ द लास्ट डेट। आप इसकी वेबसाइट पे इस पे मेल पे जाके अपने 5 डॉक्यूमेंट को अपलोड करके अपनी कैटेगरी भी चेंज कर सकते हो। चॉइस फिलिंग में हम गवर्नमेंट प्राइवेट सारे कॉलेज को मिक्स करके भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, सब्जेक्ट को मिक्स करके भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, एनआरआई की भी चॉइसेस डाल सकते हैं एक ही चॉइस फिलिंग में, उसमें मैनेजमेंट कोटा की भी चॉइसेस डाल सकते हो, उसमें आप गवर्नमेंट की भी चॉइस डाल सकते हो। इसके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है। फर्स्ट राउंड जो आपका होगा वो पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट का भी राउंड होता है और सबसे इंपॉर्टेंट राउंड भी होता है, बिकॉज फर्स्ट राउंड हमारा फ्री एग्जिट राउंड होता है। सीट मिलने के बाद अगर किसी भी रीज़न से हम सीट को छोड़ना चाह सकते हैं तो हम छोड़ सकते हैं। हमारा जो सिक्योरिटी अमाउंट हमें पे करके रखा है 25 एंड 2 लाख रुपीज़, वो हमारा फॉरफिट नहीं होगा, उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में सीट लेने के बाद अगर हमने सीट को छोड़ा तो ही हमको पेनल्टी लगेगी। तो हमारा मंथ वाइज ये डिवाइड है, मार्च में फर्स्ट राउंड, अप्रैल में सेकंड राउंड, मार्च अप्रैल एंड मई में आपका थर्ड राउंड, और फोर्थ राउंड आपका लास्ट के 5 डेज़ आपका होगा। मई के लास्ट के 5 डेज़ में आपका स्टे वैकेंसी राउंड होगा, जो कि इंस्टीट्यूट लेवल पे होता है, जिसमें कि काउंसलिंग अथॉरिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कॉलेज को राइट दे दिया जाता है। तो जहाँ पे भी सीट खाली होगी उस जगह पे वो काउंसलिंग होगी। तो ये हमने जाना है एमसीसी पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए कैसे जाना है। फर्स्ट राउंड में जो आप चॉइस फिलिंग करोगे, सेकंड राउंड में वो नल एंड वॉइड हो जाएंगी, उसको नहीं माना जाएगा। सेकंड राउंड में आप दोबारा से फ्रेश एंट्री देते हो, थर्ड राउंड में भी दोबारा से आप फ्रेश एंट्री देते हो। आगे मूव होने के लिए अपनी एलिजिबिलिटी बहुत संभाल के रखना चाहिए स्टूडेंट्स को। ऐसा ना हो कि हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक कर दिया, इससे हम फर्दर राउंड पे हम जा ही नहीं सकते। आप लोग ने देखा कि काफ़ी स्टूडेंट जो पहले से पूछते हैं कि मॉपअप राउंड का क्या होगा, मॉपअप राउंड का क्या होगा। मॉपअप राउंड मार्च अप्रैल मई में होगा आपका मॉपअप राउंड। इससे पहले 2 मंथ है, 2 काउंसलिंग हो जाएंगी। तो आप लास्ट राउंड का आप सेकंड राउंड में डिसाइड करना, पहले आप देखो फर्स्ट राउंड में क्या हो सकता है। और फर्स्ट राउंड जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है इतने बच्चों की काउंसलिंग करने के बाद, फर्स्ट राउंड सबसे इंपॉर्टेंट राउंड होता है काउंसलिंग का, बिकॉज उसमें टोटल सीट्स रहती हैं और उसमें आपके पास चांसेस और कॉल्स ज़्यादा रहती है। तो उसके हिसाब से आप फर्स्ट राउंड आपके लिए ज़्यादा बेटर राउंड हमेशा से आता है। सेकंड राउंड में जब भी हम मूव करेंगे तो सीट कंप्रेस हो जाएंगी, ज़्यादातर सीट स्टूडेंट ले लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से सेकंड राउंड थोड़ा सा लिमिटेड होता है। आपने लास्ट ईयर का भी रिकॉर्ड उठा के देखा होगा ऑल इंडिया कोटा का, आपने देखा होगा कि फर्स्ट राउंड में हाई रैंक तक सीट अलॉट हुई थी, सेकंड राउंड में कंप्रेस हो गया था। इस तरह से चीज़ें होती हैं। अब ये चीज़ हमने देख लिया कि हमारा एमसीसी का क्या हो गया चल रहा है। तो एमसीसी का हमारा 12 से स्टार्ट हो जाएगा ऑल इंडिया कोटा डीम की काउंसलिंग, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हो। लास्ट राउंड अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, बिकॉज काफ़ी यहाँ पे सीट्स इंक्रीज हुई हैं, सीट कन्वर्ट हुई हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूज़न है। EWS कोटा लास्ट ईयर 2019 में इंट्रोड्यूस हो गया था। नीट पीजी में तो नहीं लगा था, लेकिन नीट यूजी में इसकी काउंसलिंग हुई थी। अब दोबारा से नीट पीजी में 2020 में EWS कोटा लग के आ रहा है। EWS कोटा का सिंपल सा नॉर्म ये होता है कि EWS के अंदर 10% सीट्स का रिजर्वेशन रहता है। जब EWS कोटा इंट्रोड्यूस हुआ था उस समय 10% सीट इसमें से जो कॉलेज की एग्जिस्टिंग सीट्स हैं, एक एग्जाम्पल की तरह से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक कॉलेज है उसके पास 100 सीटें हैं, यानी कि 10% 10 सीट्स हो गई, तो 10% EWS को जाना चाहिए था। लेकिन अगर 10% हम EWS को उसी में से दे देते हैं 100 में, तो हमारा अंदर जो अलग अलग कैटेगरी वाइज का अलॉटमेंट है और वो डिस्टर्ब हो जाता, बिकॉज जनरल वाले बच्चों को 50% से कम पे सीट जाती। इसलिए EWS को इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने, लेकिन उसने ये बोला था कि हम EWS के लिए अलग से सीटें आपको देंगे। तो काफ़ी स्टेट जिन्होंने अप्लाई किया उनको EWS कोटा की सीट्स मिल चुकी हैं। EWS कोटा की सीटें आप लोग को स्टेट काउंसलिंग में बेनिफिट मिलेगा। काफ़ी स्टेट्स ने जिनको EWS से ज़्यादा भी सीटें मिल गई हैं, वो जो सीट्स ज़्यादा होके आई हैं वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगी सभी डिफरेंट कैटेगरीज़ में और जनरल स्टूडेंट्स में। काफ़ी स्टेट्स को EWS कोटा नहीं मिला है, उनके पास ऑप्शन नहीं रहेगा EWS कोटा का। फर्दर आगे अभी भी देखा जा सकता है, फर्दर सेकेंड राउंड में भी सीट एड ऑन होकर आ सकती है, बिकॉज ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, काउंसलिंग में सीट्स एड ऑन होके आती रहती हैं।
अब हमने देखा डिप्लोमा से डिग्री में सीटें कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो लास्ट ईयर आपने देखा कि जो 15,000 तक क्लिनिकल की जो सीट अलॉट हुई थी, लास्ट टेक एग्जांपल ऑफ एमडी एनेस्थीसिया में 15,000 तक सीट अलॉट हुई थी। उसके बाद डिप्लोमा की सीट्स का स्टार्टिंग हो गया था। तो डिप्लोमा की सीटें तो अब रह नहीं गई हैं, ज़्यादा अब सीटें अभी भी है, नियर अबाउट 1000 से ज़्यादा सीटें हैं डिप्लोमा की। आई थिंक इस अराउंड 1700 सीट्स अभी भी डिप्लोमा की हैं। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जो 15 डिप्लोमा की सीट्स हट गई हैं, तो जो 15,000 वाला जो बैरियर था वो खिसक के नीचे की तरफ थोड़ा पुल डाउन हो सकता है। तो 16,500 तक मोस्ट प्रॉब्ली आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट देखे जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा थोड़ा सा मार्जिनल शिफ्ट आएगा, बहुत हैवी शिफ्ट नहीं आएगा, बिकॉज जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स आती हैं काउंसलिंग के अंदर वो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स को बहुत जगह पे डिवाइड किया जाता है। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स आई, उसमें से डिवाइड हो गई, कुछ गवर्नमेंट में चली गई, कुछ प्राइवेट में चली गई। अब फिर वो फर्दर डिवाइड हो गई, कुछ स्टेट में चली गई, कुछ ऑल इंडिया कोटा में चली गई। अब जो ऑल इंडिया कोटा या स्टेट में सीटें गई हैं उसमें से कुछ क्लिनिकल में चली गई, कुछ नॉन क्लिनिकल में चली गई। अब जो क्लिनिकल में सीटें गई हैं उसको फिर कुछ जनरल में दे दी गई, कुछ ओबीसी वालों को दे दी गई, कुछ एससी वालों को दे दी गई, कुछ एसटी वालों को दे दी गई, कुछ ईडब्ल्यूएस कोटा वालों को दे दी गई, कुछ फ्रीडम फाइटर वालों को दे दी गई, कुछ एक्स सर्विसमैन वालों को दे दी गई, कुछ फिजिकली हैंडीकैप वालों को दे दी गई। तो इतने सारे रिजर्वेशन है हमारे पास। तो सीट्स तो हम देख रहे हैं कि 3000 अंदर आ रही है या 4000 अंदर आ रही है, लेकिन अंदर आने के बाद वो डिफरेंट जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट आता है कट ऑफ के ऊपर वो इतना इनॉर्मस नहीं आता है। हमारी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए हम सोचते हैं कि नहीं हमारा तो काम हो जाएगा, सीट्स बढ़ गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं। इसको आपको कैलकुलेट करना चाहिए अपना फॉर्मूला अप्लाई करके, तो आपको पता चल जाएगा कि ये शिफ्ट जो है ये कहाँ तक जा सकती हैं। एक दूसरी बात अब और समझने की कोशिश करते हैं, काउंसलिंग में स्टूडेंट्स लोग की काफ़ी हेल्प करेगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे टॉप 2-3 सब्जेक्ट्स का नाम लेते हैं। जैसे आरडी का हमने बात करी, रेडियो डायग्नोसिस की। तो रेडियो डायग्नोसिस में एज ऑफ नाउ 1762 सीट्स है पूरे इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के। अब इसमें 816 सीट्स गवर्नमेंट में हैं एंड 946 आर इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो जो गवर्नमेंट वाली 816 सीट्स हैं ये तो हमको पता हो गया कि टॉप रैंकर में हमारा नियर अबाउट 3000 से 3500 तक ये फिनिश हो जाएगा। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ऐसी आप जनरल मेडिसिन में ले लो कि जनरल मेडिसिन में इंडिया में इस समय 4700 सीट्स हैं। 4700 में 2331 सीट्स गवर्नमेंट में हैं और 1696 राउंड अबाउट में कर लेते हैं कि 1700 सीट्स हमारी प्राइवेट में हैं। तो जो जनरल मेडिसिन का कट ऑफ ऊपर से 5000 से 5500 तक जा रहा है, यहाँ तो गवर्नमेंट वाली सीट चली गई। लेकिन अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में यानी कि सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज में, इंक्लूडिंग द डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड द स्टेट मेडिकल कॉलेज एवरी ऑल स्टेट्स, इसमें पूरे इंडिया में कितनी सीट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई जनरल मेडिसिन की? नियर अबाउट 1700 सीट्स है। इसी 1700 सीट में डीम के पास भी सीट होगी और सभी रिस्पेक्टिव स्टेट के पास भी सीट होगी। तो हमारे फीस जो मेजर क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट के सामने कि व्हाट आई हैव टू पे फ्रॉम माय पॉकेट ऑन द बेसिस ऑफ माय रैंक। तो आप देख रहे हो कि जो क्लोजिंग का जो कट ऑफ है, सपोज कर लो 5500 पे गवर्नमेंट खत्म हुआ, तो मैं 5500 के आसपास अगर बैठा हूँ, आई एम हैविंग अ रैंक ऑफ 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000, तो आई एम नियर टू द क्लोजिंग कट ऑफ द गवर्नमेंट। तो बट ऑब्वियस ही बात है कि मेरी फीस जो है एक लिमिटेड तक जा सकती है। आई कैन गेट द जो भी हमारा जो स्टार्टिंग फीस ही 20 लाख से हो रही है तो 20-25 तक हम उठा सकते हैं। लेकिन मैं 35,000 रैंक पे एक बच्चा बैठा है, वन स्टूडेंट इज सिटिंग ऑन 60,000 रैंक, अनदर स्टूडेंट इज सिटिंग ऑन 45,000 रैंक, और ये भी आपका जनरल मेडिसिन में सीट लेना चाहता है और 1700 सीटें पूरे इंडिया में। तो रैंक का डिफरेंस ज़्यादा हो गया, यानी कि फीस का डिफरेंस ज़्यादा हो गया। तो इस कंडीशन में फिर हमको 40 लाख और 45 लाख रुपीस एनुअल तक की फीसेस को दे जाना पड़ जाता है। ये एक कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं, इसको अगर आप सही से समझ सकते हो तो आपकी काउंसलिंग बहुत ही नॉर्मल हो जाएगी। ये चीज़ ना पता नहीं होने से हमको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है। तो ऑल इंडिया कोटा में काफ़ी हेल्दी चांसेस रहेंगे कि इस बार 16,000 रैंक से ऊपर तक क्लिनिकल के सब्जेक्ट्स मिल सकते हैं। ये तो एक एक्सपेक्टेशन है, ऑब्जर्व है, लेकिन आपको करना कैसे चाहिए? अगर आप देख रहे हो कि यू आर सिटिंग ऑन समथिंग हाई रैंक, तो अपनी चॉइस फिलिंग को इस हिसाब से डिज़ाइन करके रखो कि जो मुझे फेवरेट सब्जेक्ट चाहिए उसको मैं टॉप पे रख के चलता हूँ, बट मैं इस हिसाब से चॉइस फिलिंग डिज़ाइन कर रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ डे कुछ मुझे क्लिनिकल में मिल जाए। इन केस अगर सपोज कर लो अगर अवेलेबल है तो ही मिल सकता है, इन केस अवेलेबल
नहीं है तो नॉन क्लिनिकल के जो टॉप का सब्जेक्ट है जो मुझे सूट कर सकता है वो मिल जाए। दिस इज़ हाउ यू हैव टू डिज़ाइन योर चॉइस फिलिंग अकॉर्डिंग टू दैट। तो इस तरह से चीज़ें हैं। आपने देखा कि अभी ओपन स्टेट्स में फ़िलहाल अभी इंडिया के अंदर 4 जगह का नोटिफिकेशन आ गया। रिम्स इम्फाल का अपना त्रिपुरा ने अपनी नोटिस निकाल दिया, अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है यहाँ पे। पौंडीचेरी के एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, हिमाचल प्रदेश के एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के केस में आपको फिजिकल अपने डॉक्यूमेंट को जाके फिजिकल सबमिट कर सकते हैं शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में, या डॉक्यूमेंट को स्कैन करके बाय मेल भी वहाँ पे भेज सकते हैं और बाय कुरियर भी भेज सकते हैं। ये दोनों प्रोसेस आपके पास रहेंगे। प्रीवियस ईयर्स आपने देखने को आप लोग के सामने अभी डाटाज आ रहे होंगे कि कुछ ऐसे स्टेट्स रहते हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, लास्ट ईयर एडुएसिस ने ही काउंसलिंग करी थी, 55,000 60,000 पे भी हमने जनरल मेडिसिन की सीट प्रोवाइड करके दी थी हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पौंडीचेरी का भी आप एग्जाम्पल लो जहाँ पे अभी फॉर्म आया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी हाई रैंक तक सीट अलॉट हुई थी। क्यों अलॉट हुई थी? बिकॉज पहले क्या होता था कि स्टूडेंट तक इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, बट अभी सोशल मीडिया आने की वजह से काफ़ी लॉट ऑफ पीपल्स आर ट्राइंग टू हेल्प द स्टूडेंट्स। अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है। तो अगर स्टूडेंट इन इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से यूज़ कर पा रहा है तो यू नो दैट कि कहाँ पे चांसेस हैं। अब यू आर सीइंग कि लाइक पौंडीचेरी में 22,77,000 की फीस है, तो आई कैन गेट अ सीट ऑफ जनरल मेडिसिन या पीडियाटिक्स के लिए मैं वहाँ पे ट्राई करूँ, बट एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो सीइंग कि आई एम हैविंग अ रैंक ऑफ 30,000 प्लस, सो माई प्रोबेबिलिटीज आर क्वाइट लो फॉर दैट। तो इस तरह से आपको चीज़ करनी है। डोंट गेट ओवर एक्साइटेड, बिकॉज ज़्यादातर बच्चों के साथ ऐसा होता है कि काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, वहाँ का फॉर्म आ गया उसको फिल करना है, वहाँ का फॉर्म आ गया उसको फिल करना है। इट्स नॉट लाइक दैट फ्रेंड। यू हैव टू सी द थिंग्स, एनालाइज द थिंग्स एंड कम टू अ फाइनल कंक्लूजन एट द एंड ऑफ द कि ऐसा नहीं कि पेशेंट आ गया हमारी क्लिनिक में तो उसको सारी मेडिसिन आज भेज डालें। उसको जो भी मेडिसिन क्योर हो सकती है उसको वो मेडिसिन दे दो, काम हो जाएगा। इसी तरह से जो काउंसलिंग से आपको बेस्ट सीट निकल सकती है उस काउंसलिंग में आप जाओ, उसको पार्टिसिपेट करो और उसके थ्रू सीट लो। ज़्यादा काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, यू आर टेकिंग 4-5 काउंसलिंग ऑन योर हेड, तो कहीं ना कहीं आप कॉम्प्लिकेटेड होगा ये, आप उसमें बीच में फंसोगे, पेनल्टी भी लग सकती है और चीज़ें आपके लिए बिगड़ सकती हैं। तो ट्राई टू मेक ऑल दिस थिंग एज सिंपल एज यू कैन फॉर यू। तो इस तरह से हमको चीज़ें चल के चलना है। तो उत्तराखंड का फॉर्म पौंडीचेरी और हिमाचल प्रदेश का फॉर्म आ चुका है और मोस्ट प्रोबेबली 12 तक आपको सभी जगह के फॉर्म्स, एप्लीकेशन फॉर्म दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। महाराष्ट्र का भी फॉर्म अब कभी भी आ सकता है, उसने नोटिस निकाल दिया था, डेट्स तो नहीं निकाली थी। तो मोस्ट प्रोबेबली इन दिस वीक वी कैन सी द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र ऑल्सो, एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाएंगे। तो इस हिसाब से हमको चीज़ें चल के चलनी है। तो फर्स्ट राउंड के बाद यू हैव टू कंपेयर योर सीट फ्रॉम द ऑल इंडिया कोटा एंड फ्रॉम द स्टेट कोटा इन केस फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज कि विच सीट इज़ बेटर फॉर मी, उसके अकॉर्डिंग हमको आगे चलना है। स्टेट कोटा के लिए आपको एक टिप देता हूँ, आपके बहुत काम आने वाली है। स्टेट कोटा का जब आप लोग फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म फिल करने के बाद जब सारा डाटा उनके पास कलेक्ट हो जाएगा, उस डाटा को प्रोसेस करने के बाद दे विल रिलीज द इंडिविजुअल स्टेट रैंक फॉर यू। तो स्टेट उसमें हमको पता चल जाएगा कि इस स्टेट के अंदर मैं किस रैंक पे आ रहा हूँ, हमारी स्टेट रैंक आ जाएगी। और अगर हम किसी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो मेरी कैटेगरी रैंक क्या है। फिर उस समय आपके पास सीट मैट्रिक्स भी आ जाता है। तो सीट मैट्रिक्स से आप कैलकुलेट कर लेते हो कि ओके दिस आर द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन माई स्टेट एंड दिस आर द टोटल नंबर ऑफ सीट इन द डिपार्टमेंट वेयर आई एम इंटरेस्टेड। अगर पीडियाटिक्स में मैं इंटरेस्टेड हूँ तो मेरे स्टेट के पास टोटल 150 सीट्स है और मेरी रैंक 600 आ रही है, तो मेरे चांसेस तो इसमें 600 से दिखाई नहीं दे रहे। ओके, अब मुझे इस अपने स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप अच्छा कंक्लूजन करते हो, अच्छी एनालिसिस करते हो, तो काउंसलिंग से पहले ही आपको पता होता है, रिजल्ट से पहले ही पता होता है कि व्हाट विल बी माय रिजल्ट। ठीक है, हम कोई तुक्का नहीं खेलने की, हो सकता है कि कॉलेज मिले या ना मिले। यू आर श्योर कि हाँ मुझे कॉलेज मिल जाएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू कंक्लूड द थिंग्स आउट in for going the counseling. You have to see what is my state rank, you have to see what is my category rank, then you have to see what are the total number of seats available in my state and what are the total number of seats available under the subject which I am opting for. If I am going for the general surgery, I am going for the obs gynae, I am going for the any other subject, तो उस सब्जेक्ट के अंदर देखना है और उस हिसाब से हमको चॉइस फिलिंग बनाना है। तो अगर आपके पास यू आर गुड इन द रैंक तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यू आर किंग ऑफ द काउंसलिंग, यू आर गुड विद द बजट, देन ऑल्सो यू आर डोंट हैव प्रॉब्लम। बट अगर आप इन दोनों कैटेगरी के बीच में आते हो कि ज़्यादा अच्छी रैंक भी नहीं है, ज़्यादा अच्छा बजट भी नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को ये काउंसलिंग को ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। ठीक है, इन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि जिनके पास रैंक, दोज हू आर थिंकिंग कि मेरे रैंक तो 20,000 से ऊपर आई है, आई एम हैविंग अ रैंक ऑफ 25,000, 30,000, 40,000, 45,000, 50,000 एंड सो ऑन।
एंड इतना फंड भी नहीं है कि मैं लेके आऊँ कि 40 लाख 50 लाख रुपीज़ का हम इन्वेस्टमेंट करें एनुअल बोर्ड के ऊपर। तो मैं क्या तरह से काउंसलिंग को अपनी डिज़ाइन करूँ, किस हिसाब से काउंसलिंग को लेके जाऊँ कि मुझे जो बेस्ट एटलीस्ट जो मैंने अर्न किया है अपनी रैंक पे वो तो मुझे मिल जाए, वो मुझसे ना छूट जाए। अगर मुझे ऑल इंडिया से मिल सकता है तो ऑल इंडिया से ले लूँ, डीम से ले लूँ, यहाँ से नहीं मिलता है तो मैं स्टेट से ले के चलूँ। एक और चीज़ हम इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं अबाउट द काउंसलिंग ऑफ द डीम यूनिवर्सिटी एंड द ओपन स्टेट। माय डियर फ्रेंड्स, कौन सी काउंसलिंग बेटर रहती है? एक जनरल पर्सपेक्ट जो हमने इस काउंसलिंग में समझा कि देखिए जो डीम यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग है उसमें स्टूडेंट्स को कहीं जाना नहीं है, देयर इज नो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एवरीबडी कैन पार्टिसिपेट इन दिस काउंसलिंग फ्रॉम द एनी पार्ट ऑफ इंडिया जस्ट बाय डूइंग द ऑनलाइन काउंसलिंग एक्टिविटी। तो इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस फॉर एवरीवन। सो ये एक वजह रहती है जिसकी वजह से जो डीम यूनिवर्सिटी के कट ऑफ आप देखोगे थोड़ा सा ऊपर साइड जाते हैं, बट स्टेट की काउंसलिंग के लिए थोड़ा सा स्टूडेंट को मेहनत करना पड़ता है, अलग अलग स्टेट्स को मैनेज करना है, दे हैव टू डू द इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशंस एंड मैनेज द थिंग्स। अपनी जगह को छोड़ के अ पर्सन इज सिटिंग इन महाराष्ट्र, ये वांट अ सीट, ही इज डेस्परेट फॉर अ सीट, तो वो ट्रैवल कर रहा है, ही इज गोइंग टू सम अदर स्टेट, ही इज गोइंग टू उत्तराखंड और एनी पार्ट ऑफ लाइक साउथ इंडिया, इज गोइंग टू पौंडीचेरी। तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशंस कम आते हैं और रजिस्ट्रेशंस कम आने की वजह से कई बार ऐसा होता है और मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि ओपन स्टेट आप लोग को ऐसी चीज़ें दे देते हैं जो हमको वहाँ पे नहीं मिल पाती है। अभी तक के जो डाटा निकल के आ रहा है कि नियर अबाउट 90,000 के आसपास स्टूडेंट्स से, और अभी तक जो टोटल नंबर ऑफ सीट आर इन एमडी, एमएस, डीएनबी एंड डिप्लोमा, टोटल जब हम सारी सीट का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ऑल द सीट टुगेदर आर कमिंग मोर देन 40,000। तो सीटें बहुत है माय डियर फ्रेंड्स, 90,000 बच्चा है, 40,000 सीटें हैं, यानी कि हर 2.5 बच्चे पे एक सीट है। लेकिन हमको देखना है कि व्हाट इज़ द बेस्ट आई कैन गेट थ्रू द काउंसलिंग, दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रोसीड फॉर द काउंसलिंग। सो टिल नाउ द रिसेंट एक्टिविटीज़ फॉर द काउंसलिंग एक्टिविटी ऑफ द नीट पीजी की डेट्स आपकी रिलीज़ हो चुकी है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी से। 12th से हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। बेसिस फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट टेक अ लोड ऑन योर हेड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सिंपल रजिस्ट्रेशन करना है। चॉइस फिलिंग में जितनी बेस्ट हम चॉइस फिलिंग कर सकते हैं उतनी बेस्ट चॉइस फिलिंग करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें टाइम निकलता है चॉइस फिलिंग से पहले 16 से पहले एक स्पेशल सेशन करेंगे जिसमें सिर्फ हम चॉइस फिलिंग के ऊपर ही बात करेंगे, जिससे स्टूडेंट को कुछ हेल्प हो। तो एक नॉर्मल से चॉइस फिलिंग करनी है और देखते रहना है कि यहाँ पे सीट मिल रही तो ठीक है, अदरवाइज हम कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो एमसीसी का आ चुका है, 2 ओपन स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश भी एक एवरेज फीस के साथ है, ज़्यादा फीस नहीं है, वहाँ के लिए भी आप कर सकते हो, और पौडीचेरी का भी आ चुका है। द स्टूडेंट दोज हु वांट टू लाइक कन्वर्ट देयर कैटेगरी फॉर इन केस ऑफ एनआरआई, अगर आपके पास हाई रैंक्स है, यू आर सिटिंग ऑन 70,000, 80,000 रैंक, 60,000 रैंक, यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी गुड सब्जेक्ट लाइक रेडियो डायग्नोसिस, डर्माटोलॉजी, तो आपको पता है कि इवन इन गोइंग विद द डीम कॉलेज ऑल्सो आई एम नॉट एबल टू गेट द सीट। तो इस सीट को लेने के लिए इफ़ आई कन्वर्ट माई कैटेगरी फ्रॉम नॉर्मल टू एनआरआई, तब मेरी चांसेस बन सकती है, बिकॉज एनआरआई के अंदर फीसेस ज़्यादा होंगी तो एप्लीकेशन बहुत ही लिमिटेड आएगी, तो आई विल बी हैविंग अ बेटर चांस टू गेट द सीट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू लाइक सी द थिंग्स, एनालाइज द थिंग्स, और उसके बाद जो कंक्लूजन आपका निकले वो आपके हिसाब से निकले कि ये मुझे क्या मिल सकता है बेस्ट, बिकॉज एवरी पर्सन इज हैविंग इज यूनिक ऑल इंडिया रैंक, योर यूनिक कैटेगरी रैंक, वो रैंक जो आपके पास है वो दूसरे बच्चे के पास नहीं है, तो आपकी स्ट्रेटजी भी दूसरे से अलग होनी चाहिए। कई बार होता है कि वी आर कलेक्टिंग द डाटा फ्रॉम दिस वीडियो, फ्रॉम दैट वीडियो, वी आर वाचिंग ईच एंड एवरी यूट्यूबर्स, ऑल द काउंसलर, ऑल द एजुकेशन मेंटर्स, वी आर गेटिंग द डाटा फ्रॉम अ फ्रेंड सर्कल ऑल्सो, ऑल द, तो हम डाटा इतना ज़्यादा हो जाता है कि हौश पौश हो जाता है। इसलिए आई एम ऑलवेज यूजिंग द वर्ड कंक्लूजन, 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 ठीक है, कंक्लूड कीजिए। अगर ज़्यादा हो गया तो स्ट्रेस हो जाएगा, उसको कंक्लूड कीजिए कि हाउ आई हैव टू अप्रोच माई काउंसलिंग और कितना सिंपल बना के मैं लेके चलूँ। अगर मुझे लग रहा है कि लाइक मुझे क्लिनिकल नहीं मिल पा रहा है, मेरे पास इतनी फीस भी नहीं है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाके आई कैन पे 25-30 लाख रुपीज़, तो मैं क्या करूँ कि मैं यहाँ से सीट ले जाऊँ? क्या मेरे लिए डीएनबी अच्छी कॉल रहेगी कि नॉन क्लिनिकल एमएसएमडी में ज़्यादा अच्छी कॉल रहेगी? ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इफ अ पर्सन इज हैविंग 8,000 ऑल इंडिया रैंक, ही इज इंटरेस्टेड फॉर द पीडियाट्रिक्स, तो देयर इज 2 ऑप्शन फॉर हिम। It depends to the individual student what decision he is going to take at the end of day. Either you can go in the private medical college, आपके पास फंड्स हैं, आप पैसे को अगर हम सही जगह पे खर्च करते हैं तो सबसे अच्छा बेटर इन्वेस्टमेंट होता है। तो एजुकेशन से अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। तो इफ़ यू आर टेकिंग अ सीट इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, दैट इज़ ऑल्सो वेरी साउंड डिसीजन। अगर दूसरी जगह पे दूसरा बच्चा उसके पास पैसे नहीं है और उसके पास अच्छी रैंक है और वो देख रहा है कि कुछ हज़ार से मेरी रैंक छूट गई है, और इफ़ देन यू आर गोइंग फॉर अ डीएनबी, तो ये आपके लिए अच्छा डिसीजन है। दोनों के लिए आप किस हिसाब से आगे चलते हो उस हिसाब से डिसीजन आगे आपका अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज़ें आप देख के चलो। एंड
इन अ मीन वाइल आप अपना ये जो पेमेंट स्टार्टिंग में आपको करना है एमसीसी का, बाय डेबिट कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं जिसको आप पहले से करके रखोगे तो आपको लास्ट टाइम में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस हिसाब से आप चीज़ों को प्रोसीड कर सकते हो। और फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम और डिस्कस करेंगे कि काउंसलिंग को और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम अप्रोच रखें, कैसे क्या फ़र्क आएगा। हमने देखा कि जो फ़र्क आने वाला है, इम्पैक्ट ज़रूर आने वाला है, शिफ्ट होंगी, ज़रूर होंगी, पॉजिटिव शिफ्ट होंगी, लेकिन एक लिमिट ब्रेक भी लगाना है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड शिफ्ट होगी। वी आर एक्सपेक्टिंग अ क्लिनिकल सब्जेक्ट ऑन 20,000 रैंक इन ऑल इंडिया कोटा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। इवन ऑन 19,000 द क्लिनिकल सीट विल बी नॉट अवेलेबल, एंड आई एम श्योर दैट 18,000 पे भी नहीं मिलेगी। कितना शिफ्ट होगा लास्ट ईयर से, सीट्स टोटल कितनी बड़ी, कितनी जगह डिवाइड हुई है। तो हाँ, जैसे फर्स्ट सेशन में भी हमने बोला था, शिफ्ट्स होती हैं बट मार्जिनल होनी, यू हैव टू कैलकुलेट द थिंग। और अगर हम 30,000 पे बैठे तो हमको कोई मतलब ही नहीं है। जो भी शिफ्ट हो रही है, मुझे तो MSMD में कोई क्लिनिकल नहीं आना है 30,000 पे या 35,000 पे, तो मुझे देखना है कि मेरे लिए क्या है। मेरे लिए DNB है, DNB में भी जा रहा हूँ तो मोहब्बत राउंड तक जा रहा हूँ, तो सब रिस्क पे लगा के जा रहा हूँ। तो अब मुझे MSMD से ही निकालना है तो मैं क्या करूँ, तो आई हैव टू गो इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ओनली। अब मेरे पास लिमिटेड बजट है, तो लिमिटेड बजट में यू कैन ट्राई फॉर द लाइक जो भी आप क्लिनिकल सब्जेक्ट आपके बजट में आ रहे हैं उनके लिए ट्राई कीजिए, बैकअप दीजिए उसको बेस्ट नॉन क्लिनिकल से। दिस इज द मैक्सिमम व्हाट यू कैन डू इन द काउंसलिंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस काउंसलिंग फ्रेंड्स। तो इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई थिंक इट्स मोर देन 30 मिनट्स, और वी आर ट्राइंग टू लाइक टेल द पीपल्स टू द डिफरेंट स्टूडेंट फ्रॉम लाइक काफ़ी सेशंस हमने करें। दिस इज द 8th वीडियो, ये हमारा 8th वीडियो है, शायद 7th वीडियो ये हमारा नीट पीजी की काउंसलिंग पे। तो काफ़ी फ्रेंड्स समझ में भी आ रहे हैं, उनके क्वेश्चन भी आ रहे हैं, उनके कुछ लाइट से डाउट हैं, उसको तो हम क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर इफ़ यू आर हैविंग द प्रॉब्लम, यू डोंट वांट टू टेक द रिस्क दैट कि कैसे क्या चीज़ें करनी है, ये हमको आसानी से सीट मिल जाए, इन दैट कंडीशन यू कैन टेक आवर मेंटरशिप ऑल्सो। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यू कैन टेक एडवाइस ऑल्सो, एंड यू कैन अवेल आवर कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑल्सो इन ऑर्डर टू प्रोसीड फॉर द काउंसलिंग। सो आवर टीम विल हेल्प यू आउट, दे विल गाइड यू आउट बेस्ड ऑन योर कंडीशंस, ऑन योर ऑल ईयर रॉन्ग, ऑन योर कैटेगरी, कि आप किस हिसाब से काउंसलिंग को प्रोसीड करें, कि इस काउंसलिंग एक्टिविटी से जो भी बेस्ट पॉसिबल बनता है वो लेके हम बाहर को निकल के जा सकते हैं। So this is all for today my dear friends. We will meet again, and most probably लाइक 12th के आसपास हम सेशन करेंगे जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रॉपरली कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, एंड स्पेशली वो सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि चॉइस फिलिंग को कैसे करना है। तो इफ़ यू विश यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, की जो भी लेटेस्ट यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन रिलीज़ की जाए वो आप तक टाइम से टाइम तक पहुँच सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच।